हेलो दोस्तों, मैं आर के प्रियदर्शी आपका अपना स्टडी चैनल MRP पॉइंट में सहृदय स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच ज्योग्राफी यानी कि भूगोल यानी कहने का मतलब हो गया दुनिया गोल। ये एक कहता है टॉपिक आप लोगों के विषय के अंतर्गत मैं एक टॉपिक लेकर आ रहा हूँ संसाधन के मैं एक वीडियो और क्या हूँ बना के मैंने डाल दिया हूँ। अगर पहला वीडियो आप संसाधन को देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, आज मैं संसाधन के अंतर्गत दूसरा टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्या है कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में देखिए अब क्या है, ये क्लास 10th के अंतर्गत है। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन डाला क्या कि समाप्यता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया। मतलब कहने का मतलब हो गया कि समाप्त होने वाले संसाधन के आधार पर संसाधन कितने भागों में बांटा गया। अगर कोई वस्तु है, अगर वो समाप्त होने वाला है तो इसे कितने भागों में बांटा गया। कुछ वस्तुओं का जो समाप्त हो जाएगा, कुछ वस्तुओं का जो नहीं समाप्त होगा। ठीक है, वही के आधार पर, तो उसी आधार पर समाप्यता के आधार पर संसाधन को दो भागों में क्या कर दिया, बांट दिया। मतलब कहने का मतलब हो गया कि समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने भागों में बांटा, दो भागों में। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग कहते हैं दो भागों के बारे में देखते हैं कि दो भाग है उसका कौन कौन। देखिए पहला क्वेश्चन, पहला हो गया नवीकरणीय संसाधन। मतलब कहने का मतलब हो गया कि वैसा संसाधन जिसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। मतलब कहने का मतलब हो गया कि वैसा संसाधन जिसे हम क्या कर सकते हैं कि पुनः प्राप्त कर सकते हैं, आसानी से हम उन्हें क्या कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो वह सब मेरा क्या होता है, नवीकरणीय संसाधन होता है। जैसे में देखिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा इत्यादि। अब बताते हैं सौर ऊर्जा, क्या सूर्य कभी समाप्त होने वाला है, नहीं समाप्त होगा। तो अगर हम सूर्य से अगर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, अगर ये मेरा सूर्य हुआ, अगर इससे हम क्या चीज़ करें, ऊर्जा प्राप्त करें, तो क्या ये ऊर्जा कभी खत्म होने वाला है, नहीं खत्म होगा। तो ये होगा कि सौर ऊर्जा मेरा क्या चीज़, नवीकरणीय स्रोत होगा, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। उसके बाद पवन ऊर्जा, अगर मान लेते हैं कि अगर हम क्या करें कि अगर यहाँ पर मैं क्या करें कि अगर वायु से मैं ऊर्जा प्राप्त करना शुरू कर दें तो क्या वायु कभी खत्म होगा। अगर आप समझते हैं कि वायु खत्म हो तो वायु जैसे ही खत्म होगा तो पूरी पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगा ना। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, वायु से भी हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगा। अब देखिए जल ऊर्जा, तो बताइए हमारे देश में क्या चीज़ होता है कि पूरे पृथ्वी पर जल कितना परसेंट है। कहता है कि जल कभी भी खत्म होने वाला है, बताइए। मतलब कहने का मतलब हो गया कि तीन हिस्से, कहता है कि 4 हिस्से में से 3 हिस्से में हमारा क्या चीज़ है, 3 हिस्से में मेरा क्या चीज़ है, पूरा क्या चीज़ है, पानी है। तो बताइए क्या ये पानी कभी खत्म होने वाला है। 4 हिस्से में एक ही हिस्से में ना भूमि है, तो बताइए ना कभी पानी खत्म होगा। अगर हम उससे ऊर्जा भी प्राप्त करेंगे तो मेरा ऊर्जा भी कभी खत्म होगा। तो ये सब मेरा हो गया क्या चीज़, नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं दूसरा क्या चीज़, अनवीकरणीय संसाधन। कौन संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन कहने का मतलब हो गया कि वैसा संसाधन जिससे पुनः प्राप्ति लंबे समय के बाद होती है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। मतलब कहने का मतलब हो गया कि देखिए ये भी संसाधन ही होता है, लेकिन ये संसाधन को आप अगर एक बार ये खत्म हो जाए ना तो इसे पुनः प्राप्त करने में हमें लंबे समय की आवश्यकता होती है। कितने समय की आवश्यकता होती है, लंबे समय। कहने का मतलब हो गया कि इसके बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग सकते हैं। जैसे मेरे को बताइए, हम पहला लिखते हैं कोयला। क्या कोयला अगर मान लेते हैं कि अभी खत्म हो जाता है, क्या कोयला को हम आसानी से प्राप्त कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि कोयला मेरा क्या चीज़ है कि कोयला को कहता है कि पहले वो क्या चीज़ करता है कि मिट्टी के अंदर दबता है, और दबने के बाद वो क्या चीज़ करता है कि वायु की अनुपस्थिति में वो धीरे धीरे काम कर करके क्या होता है, कोयला का रूप प्रदान करता है। तो इसको बनने में लाखों करोड़ वर्ष लगते हैं। क्या पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब क्या चीज़ है, ये सब मेरा अनवीकरणीय संसाधन है। मतलब कहता है कि इसे हम पुनः जल्दी से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर एक बार ये ख़त्म हो गया ना तो इसको प्राप्त करने के लिए हमें लाखों करोड़ों वर्ष इंतज़ार करना पड़ेगा, तब जाके यह मुझे प्राप्त होगा। तो इसलिए इस सब को रखा गया है अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत। तो बताइए साम्यता के आधार पर संसाधन कितने भागों में बांटा, दो भागों में, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। मैंने नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन का पूरा अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को भी डिटेल प्रस्तुत कर दिया। तो आपको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, देखिए स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार हैं।
ठीक है। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने भाग? तो 4 भाग। मतलब स्वामित्व के आधार पर हो गया, कहने का मतलब हो गया कि स्वामित्व हो गया मतलब उसका अधिकार। स्वामित्व के मतलब क्या होता है? अधिकार। तो अधिकार के आधार पर संसाधन कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। अब देखिए हम आगे देखते हैं कि 4 भाग इसका कौन कौन है। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्या चीज़ है? व्यक्तिगत संसाधन। कहने का मतलब हो गया कि वैसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। मतलब कहने का मतलब हो गया कि वो भी संसाधन ही होता है, लेकिन संसाधन होते हुए भी कुछ संसाधन उस पर वैसे होते हैं जिस पर किसी व्यक्ति का खास अधिकार होता है। ठीक है, उस पर वही व्यक्ति कहता है कि उसी व्यक्ति का उस पर अधिकार होगा, तो वह कहलाएगा मेरा क्या चीज़? व्यक्तिगत संसाधन। जैसे में देखिए घर, मकान, बगीचा इत्यादि। देखिए घर होता है क्या? घर पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है। ठीक है, उस घर पर कोई दूसरा व्यक्ति जाकर अपना वर्चस्व बढ़ा नहीं सकता। तो इस प्रकार घर हो गया क्या चीज़? व्यक्तिगत संसाधन। मकान, अगर कोई बड़ा सा मकान बनाया हुआ, बिल्डिंग बनाया हुआ है, तो उस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होगा, उस पर कोई दूसरा व्यक्ति जाकर अपना वर्चस्व दिखा नहीं सकता है। उसके बाद बगीचा हो गया, तो बगीचा भी क्या कहता है? किसी खास व्यक्ति के अंतर्गत आ सकता है। तो ये सब मेरा हो गया क्या चीज़? व्यक्तिगत संसाधन। तो ये सब मेरा कहलाता है क्या चीज़? व्यक्तिगत संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन को ही हम लोग क्या कहते हैं? कहता है कि जिस संसाधन में किसी खास व्यक्ति को, ठीक है, मतलब एकल व्यक्ति का अधिकार हो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। चलिए आगे क्या होता है? सामुदायिक संसाधन। मतलब सामुदायिक संसाधन कहने से पता चलता है कि समूह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समूह। मतलब कहने का मतलब है कि वैसे संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार होता है, सामुदायिक संसाधन कहलाता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब हो गया कि वो संसाधन तो होगा, लेकिन संसाधन पर किसी खास समुदाय का अधिकार होगा। जैसे में देखिए बताते हैं खेल, मैदान, मंदिर इत्यादि। देखिए खेल का मैदान हो गया, तो खेल के मैदान पर क्या चीज़ होता है? कि किसी खास समुदाय का अधिकार होता है। मंदिर हो गया, मंदिर पर भी किसी खास समुदाय का अधिकार होता है। जैसे में तो उस प्रकार होता है कि किसी खास समुदाय, किसी खास समूह का अधिकार जिस स्थान पर होता है, जिस जगह पर होता है, उसे हम कहते हैं सामुदायिक संसाधन। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं राष्ट्रीय संसाधन 3 नंबर में। अब राष्ट्रीय संसाधन देखिए, तो राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है कि वैसे संसाधन जिस पर किसी खास देश का अधिकार होता है, राष्ट्रीय संसाधन का होता है। राष्ट्रीय संसाधन कहने से ही पता चल जाता है कि संसाधन होगा, लेकिन वो क्या चीज़ होगा कि किसी राष्ट्र के अंतर्गत पाया जाएगा। क्या चीज़ किसके अंतर्गत पाया जाएगा? राष्ट्र के अंतर्गत पाया जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया कि अगर राष्ट्र के अंदर कोई संसाधन पाया जाता है, तो जिस पर किसी देश का अधिकार हो, किसका अधिकार हो? देश का, तो उससे हम कहेंगे राष्ट्रीय संसाधन। जैसे में देखिए भूमि, क्या भूमि पर तो मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति का भी अधिकार होता है, खास व्यक्ति का, लेकिन पूरा भूमि होता है, उस भूमि पर कहता है कि एक राष्ट्र का अधिकार होता है। अगर कोई सरकार है वो चाहेगा कि उस भूमि का उपयोग करके अगर वहाँ पर फैक्ट्री खड़ा करना, तो वो अपना फैक्ट्री खड़ा कर सकता है। ठीक है, उस पर भले किसी व्यक्ति का हो, लेकिन पूरा के पूरा वर्चस्व होता है, राष्ट्र के अंतर्गत होता है। तो इसीलिए भूमि को राष्ट्र कहता है कि राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत कहा जाता है। खनिज पदार्थ हो गया, मान लेते हैं खनिज पदार्थ कहने का मतलब हो गया कि लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीज हो गया। अगर ये सब पदार्थ हैं, तो ये सब पर भी क्या होता है कि किसी राष्ट्र का अधिकार होता है, किसी देश का अधिकार होता है। अगर देश में कोई खनिज पाया जाता है, तो वह कहता है कि पहले वह राज्य सरकार के पास जाएगा और उसका अधिकार वो अपना उपयोग जहाँ करना होगा कर सकता है, कोई खास व्यक्ति उसका उपयोग नहीं कर सकता है। तो ये सब मेरा हो गया राष्ट्रीय संसाधन। उस पर देखिए वन, कुछ वन होता है। देखो वन क्या देता है कि राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। मतलब देखिए वन होता है, जैसे मैं कहता है मध्य प्रदेश सबसे अधिक वनों वाला देश है, तो मध्य प्रदेश में जो वन पाया जाता है उस पर भी राष्ट्र का अधिकार है। ये नहीं कि किसी व्यक्ति का अधिकार होगा, वन भी मेरा राष्ट्रीय संसाधन होगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहने का मतलब ही हो गया कि राष्ट्रीय मतलब देश और अंतर्राष्ट्रीय मतलब कहता है कि दूसरे देश। मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय के अंतर्गत आ गया कि बहुत सारे देश, सभी देश का अधिकार। ठीक है, कि वैसे संसाधन जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है, उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, मतलब कहने का मतलब हो गया कि वह संसाधन होगा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होगा, लेकिन उस पर क्या होगा कि किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होगा। जैसे मैं अभी चलता है, कहता है देखिए, जैसे मैं कहता है
कि UNO, देखिए तो कहता है कि UN हो गया। तो इस सब पर कहता है कि किसी कहता है कि किसी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होगा उस संस्था। जैसे देखिए अगर मान लेते हैं कि अगर देश है, ठीक है, देश हो गया मेरा देश, वह कहता है कि भारत देश के अंतर्गत जो हिंद महासागर, तो हिंद महासागर मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ फिगर, देखिए यहाँ पर मैंने सोचा है कि भारत का निचला क्षेत्र सतह इस प्रकार का है। तो इसको देखिए यहाँ से क्या चीज़ करेगा कि 200 NM नॉटिकल मील की दूरी, अगर 200 नॉटिकल मील तक क्या होता है कि यह भारत के अंतर्गत सामान आएगा, कोई चीज़ भी मिलेगा। लेकिन इसके बाद वाला जो ये एरिया बचता है, अगर इस एरिया में कोई सामान मिलता है तो ये डायरेक्ट जाएगा किसके पास, सोवियत संघ के पास जाता है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पास जाएगा। और वहाँ से यह संयुक्त राष्ट्र संघ वाला अंतर्राष्ट्रीय वो संस्था है, वह इसका उपयोग इस संसाधन का जहाँ करना चाहेगा वहाँ कर सकता है। तो इसीलिए कहता है कि खुले महासागरीय संसाधन, कहने का मतलब खुले महासागरीय क्षेत्र में अगर कोई भी संसाधन मिलता है किसी भी देश के 200 नॉटिकल मील की दूरी के बाद, अगर महासागर में कोई भी चीज़ मिलता है, कोई भी संसाधन मिलता है, चाहे वो खनिज हो चाहे कुछ भी हो, तो उसका सीधा के सीधा अधिकार कौन किसके पास होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था, कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था के पास होता है। वह संस्था उसे कैसे करेगा, अपने गिरफ्त में लेगा और उसके बाद वह संस्था उससे जिसके उपयोग में देना चाहेगा उस देश को अपने उपयोग में उसे कैसे कर सकता है, दे सकता है। तो इसलिए कहलाता है क्या चीज़, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। तो आपको बता रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन भी समझ में आ गया। तो इस प्रकार मैंने क्या चीज़ किया कि आपके बीच कहता है स्वामित्व के आधार पर और क्या चीज़ कहता है कि समाप्यता के आधार पर मैंने संसाधन को आप लोग क्या बता दिए हैं। तो ये कहता है कि जो मैं आज बताया हूँ उससे तो बहुत अच्छा ही लगा होगा पढ़ने में। तो कहता है कि अगर अच्छा लगा है तो इस प्रकार के और भी वीडियो, कहता है कि और भी चीज़ की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप कैसे करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है उससे आप क्लिक कर दें, उसके बाद बेल आइकन आएगा उससे भी आप क्या करें, क्लिक कर दें, ताकि आपका जो भी मैं वीडियो डालूँ आपका नोटिफिकेशन आपके पास क्या करें, पहुँचता रहे। तो अगर आपके वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।